नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 1000 PYQ साइंस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे नंबर 1 से। देखिए 1000 MCQ जो होगा ये आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन, रेलवे, एसएससी, बिहार PCS की बात कर ले या झारखंड PCS या बिहार SSC या एक्सेट्रा, सारे क्वेश्चन होंगे। या तो वो आपका फिजिक्स के सेक्शन से भी हो सकता है, केमिस्ट्री के सेक्शन से भी हो सकते हैं और बायोलॉजी, मतलब कंप्लीट साइंस का रिवीजन। और ये आपको एक सेकेंड भी फील नहीं होगा। जो आप लाइव क्लास में MCQ करते हैं यहाँ बिल्कुल तरीका अलग आपको मिलेगा। क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार मेरे से साइंस पढ़ लिया है। तो अब आपको केवल प्रैक्टिस की नीड है। पूरा का पूरा साइंस आपका इस सीरीज में रिवीजन करा दिया जाएगा। लेकिन इसमें मैंने कहा 1000 MCQ है, लेकिन इसके सारे ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन को भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अप्रोक्स 4 से 5000 क्वेश्चन का यानी पूरा साइंस मैंने कहा ना रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन इसमें भाई आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि आपका लाइक वीडियो में जाना चाहिए अगर अच्छा लगता है तो, और बिल्कुल लगेगा। मैंने कहा ना कि एक सेकेंड भी जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा पूरा का पूरा बेसिक से उठा करके एडवांस में, चाहे वो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स होंगे या आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, डेली लाइफ साइंस से क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्रीक्वेंटली जो आपके आयोग में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से और चीजों को समझाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से आपका अगर सपोर्ट लाइक नहीं हुआ चैनल पे, वीडियो पे, और दोस्तों को अगर शेयर नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना समय देना इस सीरीज में, क्योंकि इसमें काफी समय चाहिए और काफी मेहनत है इसमें भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलिए पहला सवाल से चीजों को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। आपका अपकमिंग जैसे कि NTPC का पेपर हो जाए या फिर JEE का पेपर हो जाए या SSC का कोई भी पेपर हो जाए, बिहार SSC CGL का पेपर हो जाए, अभी JPSC फॉरेस्ट रेंज का पेपर है, बिहार PCS का पेपर है या JSSC CGL का, पता नहीं ये कब होगा, सितंबर में जैसे डेट दिया गया। तो हर एग्जाम के सवाल यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। पहला सवाल, चलिए भाई पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया, एकदम शिद्दत से पहले सवाल को समझिएगा। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों है आपका। अ रबर बैलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन बस्ट ऑन गोइंग अप बिकॉज, यानी कि हिंदी में पढ़े तो हाइड्रोजन से भरा जो एक गुब्बारा है वो ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? मतलब समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला, अच्छे से पहले समझिए, क्योंकि आप यहां पर MCQ नहीं लगा रहे भाई, पूरा साइंस रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कोई बलून होगा, ठीक है ना। बलून में क्या है भाई, गैस फिल किया जाता है। कौन सा गैस फिल किया जा रहा है? हाइड्रोजन गैस फिल किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन गैस भरने से जो गुब्बारा है जब वो ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर जाने के बाद फट जाता है। आपने देखा भी होगा बच्चे में आपने कि जो गैस फिलअप करने के बाद जो बैलून होते हैं आपके, ठीक है ना, वो बैलून जब ऊपर जा रहा होता है जाने के बाद वो अदृश्य हो जाता है। आपको बोला जाता है कि आप बोलते हैं कि पता नहीं बच्चे में जब थे तो वो कहाँ चला गया, एक्चुअली वो क्या होता है, फट जाता है। तो ये फट क्यों जा रहा है ये बैलून, इसके पीछे का रीजन आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाई। 4 ऑप्शन में आपको क्या सही आपको ये बताना। पहला ऑप्शन बोला गया है कि जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। क्या ये सही है? ऑप्शन बी, द एयर प्रेशर इंक्रीजेस, यानी कि वायु दाब बढ़ जाता है। द वेट ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस का भार है वो घट जाता है बलून के ऊपर जाने से। या फिर एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब घट जाता है। चलिए क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, अगर नहीं समझा है कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा बढ़िया से। चलिए भाई इसका पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं अच्छे से। देखिए भाई आपके पास दिया गया है ये बलून, ठीक है। अब इस बलून में कौन सा गैस फिल किया गया है, हाइड्रोजन गैस फिल किया गया है। आपको ये कहा गया है कि जब ये बलून ऊपर जा रही होती है, इस प्रकार से बलून यहां आ गई है ऊपर, तो ऊपर आने पे ये फट जाती है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन आपसे पूछा गया। ये 4 ऑप्शन है। होप शो आपने सही कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन को समझिए और एकदम निचोड़ इसको लेके चलेंगे। एकदम बेसिक से चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को बनाना नहीं है हमें समझना है इसके कंसेप्ट को। पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज जो हल्की होती है, ठीक है ना, हल्की चीजें क्या होती है, वो ऊपर उठती है, पहली बात तो ये। और जो भारी होती है यानी कि जो वेटेड होगी, थोड़ा सा ज्यादा वेट होगा, वो क्या होगी, नीचे रह जाती है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं।
आपके पास हल्का कहने का मतलब है कि आपके पास कोई एक कागज होगा, और भारी कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक पत्थर है या फिर स्टोन है। अब मुझे ये बताइए, जब अगर हवा चलेगी, ठीक है ना, तो हवा चलने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो कागज है ये अपना पोजीशन चेंज करते हुए देखने को मिलेगा। ये कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर। क्या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलेगी? नहीं, ये जहां की थी, जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा। इस हवा के कारण इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ये तो प्रूव हो गया आपका कि हल्की चीजें क्या होती है, वो ऊपर जाती है, और भारी चीजें क्या होती है, वो आपका नीचे रहती है। ठीक है, यानी हल्की चीजें ऊपर उठेगा और भारी चीजें नीचे रह जाएगी। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि एक आप पहले हमें ये समझाइए कि आपको पता है एक है गर्म हवा और एक है आपका ठंडी हवा, ठीक है ना। गर्म हवा और ठंडी हवा। गर्म हवा और ठंडी हवा में मुझे क्या बता सकते हैं, कौन हल्की हवा होगी और कौन भारी हवा होगी? तो देखिए, गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, ठीक है, और जो ठंडी हवाएं होती है वो भारी होती है। यानी कि जो, अगर मैं आपको बोलूं कि दो हवाएं हैं आपके पास, एक है गर्म हवा, ठीक है ना, इस प्रकार से हॉट मतलब एयर निकल रही है, यानी कि गर्म हवा है, और एक ठंडी हवा है, कौन ऊपर उठेगी? तो ये जो गर्म हवाएं हैं ये ऊपर उठेगी। क्यों? क्योंकि ये हल्की है, और हल्की चीजें क्या होती है, ऊपर उठती है। ये भी क्लियर हो गया सर। हमें आपको ये बता दिया सर कि जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर उठेगी, और जो भारी चीजें हैं वो नीचे रह जाएगी। तो गर्म हवाएं हल्की है तो ये गर्म हवाएं ऊपर उठेगी, भारी चीजें क्या होगी, वो नीचे की नीचे रहेगी। सिंपल सा कंसेप्ट भी है। जो पतले दुबले आदमी है वो धनाधन तेज चलेंगे, और जो मोटे ताजे आदमी वो एक जगह लोथ होकर बैठे रहेंगे। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब आइए तीसरे नंबर पे। अब एक कंसेप्ट होता है, कोई भी चीज का जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या कोई प्रेशर हो गया, ठीक है ना, ये जो फ्लो करती है, ठीक है ना, ये ऑलवेज फ्लो करती है कैसे, हाई टू लो, ठीक है ना। कैसे फ्लो करती है, हाई टू लो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि प्रेशर 1 और एक है आपका प्रेशर 2, ठीक है। प्रेशर 1 का वैल्यू है 10 बार और प्रेशर 2 का वैल्यू है 20 बार। तो प्रेशर किधर से किधर फ्लो करेगा, 10 to 20, क्योंकि सॉरी, प्रेशर किधर फ्लो करेगा, हाई टू लो, ठीक है ना। प्रेशर किधर फ्लो करता है, हमेशा हाई टू लो की ओर फ्लो करेगा। यानी कि प्रेशर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P to 1 फ्लो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कोई एक व्यक्ति है जिसका वजन 20 न्यूटन है, और कोई एक व्यक्ति है जिसका वजन है 10 न्यूटन। तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, 20 न्यूटन वाला आदमी इधर फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है वही कि ऑलवेज, तो प्रेशर जो फ्लो करता है हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है। 3 कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। अब एक और कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने अभी आपको बताया जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर उठती है। मैंने बोला ना भाई, हल्की चीजें ऊपर उठती है और भारी चीजें नीचे रहती है। इसके पीछे का भी थोड़ा सा अंदर हम चले जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है मैटर चैप्टर। देखिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है आपका, ठीक है। अब समझिएगा, ये मतलब मैं पानी ही ले रहा हूं, ये आपका गर्म पानी है और ये आपका ठंडा पानी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो मैं पानी बोल रहा हूं, यानी ये क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। और मैटर कहते ही आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किससे बने होंगे, छोटे छोटे, याद आ रहा है वो चैप्टर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे। अब देखिए, गर्म है यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, देखिएगा यहाँ पर मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं इस प्रकार से। अब समझिएगा इसके लॉजिक को, क्यों गर्म चीजें ऊपर उठेगी और ठंडी चीजें क्यों नीचे रह जाती है। अब गर्म पानी में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है या जो पार्टिकल की संख्या है, कितना है, 6 है। और यहाँ पे मोर देन 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 है, 10 15 20 के आसपास है, यानी कि 20 कण है यहाँ पे, 20 पार्टिकल्स। और यहाँ पे कितने हैं, 6 कण है। क्लियर है भाई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या है, अधिक है। और टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो पार्टिकल्स है वो इधर मूव करेगा, वो इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर। इसके बीच का जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम हो जाएगा। साथ के साथ जो वहां पे मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, यानी कि दो पार्टिकल के बीच जो स्पेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ठंड होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर काफी कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण इनके बीच जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशन बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए जो ये मूव क्या है, टेम्परेचर कम है इसलिए पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएगी। मूव नहीं करने के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर पार्टिकल सटे सटे हैं और यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर है। इसलिए इतने से स्पेस में
यहाँ केवल 6 पार्टिकल्स ही हैं, मतलब समझिए कि 6 लोग ही हैं और इतने ही स्पेस में यहाँ पर 20 लोग हैं। तो किसका वजन अधिक है भाई? 20 वाले लोग का वजन अधिक है। तो हवाएं चलेगी तो किसकी चांसेस है कि वो उड़ जाएंगे? तो सिंपल सी बात है ये, क्योंकि यहाँ पे 6 लोग हैं तो गर्म चीजें क्यों उड़ेगी हवाएं में या ऊपर उठेगी? इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि वहां का जो पार्टिकल्स है वहां पे तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर स्पेस या पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गए? यानी ये जो आपको मैंने बताया, ये आपको मैंने 4 कंसेप्ट दिए भाई, बहुत ही तगड़े वे में। देखिए इसका जवाब देना, मैं फटाक से इसका जवाब दे देता, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्या इसमें मजा है भाई? मजा नहीं है। ये असली मजा तो आपको यहां मैंने दिया ना। यहां से आप कितने सवाल आपके बन सकते हैं। अगर आप सहायक आचार्य वगैरह का पेपर देखे होंगे, एनटीपीसी वगैरह का पेपर देखे, तो यहां से सवाल निकला है। ये डेली लाइफ साइंस है आपका। अब आइए क्वेश्चन, मैं पहले रिवीजन करा दूं। पहला पॉइंट मैंने बोला कि हल्की चीजें ऊपर उठेगी, भारी चीजें नीचे रहेगी। गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं में जो गर्म हवाएं वो हल्की होगी। और मैंने ये बताया कि प्रेशर हो या टेम्परेचर, ये ऑलवेज फ्लो करेगी कहाँ? हाई टू लो फ्लो करेगी। और इसके पीछे का मैंने रीजन यहाँ पे समझा दिया। अब इसको हम यहाँ से हटा रहे होते हैं, ठीक है भाई? इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बड़े ही शानदार वे में बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि ये आपके पास क्या है? बलून है। इस बलून में भर दिया गया था हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज समझिए, हाइड्रोजन गैस भी भर सकते हैं या हीलियम गैस भी भर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इससे पहले आपको एक कंसेप्ट और भी मुझे समझाना चाहिए था, जिसे हम कहते हैं वायु दाब, ठीक है ना? वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं। इसको क्या, इसका मतलब क्या समझिए, यानी कि वायु का दाब, यानी कि वायु आपके ऊपर दाब लगा रही है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है, यानी एटमॉस्फेयर ने जो प्रेशर लगाया। तो जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं मेरे भाई, ठीक है ना? तो आप अभी जहां भी बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे तो आपके ऊपर भी प्रेशर काम कर रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वहां पे 2 फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है ना? समझिएगा कैसे। अब इस व्यक्ति के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम कर रहा है? तो यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होगा? गैसेस है, यानी कि वायु है। वायु कहने का मतलब क्या है? इसमें गैस होगा और धूल कण होगा। ये क्या करेगा? इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर लगाएगा। यही प्रेशर क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए यहां पे अब देखिए हमने क्या किया, इस बलून में हाइड्रोजन गैस फिलअप कर दिया। अब हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की जब हम बात कर रहे होते हैं, हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस, तो ये सबसे हल्की गैस होती है। समझ में आ रहा है आपको? ये सबसे हल्की गैस होती है। अभी आप पृथ्वी पे खड़े हैं, तो इस पृथ्वी में खड़े होने के दौरान आपने इसमें कौन सा गैस भर दिया? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। अब एक बात ये तो समझ में आ रहा ना कि इस बलून के ऊपर एक और प्रेशर भी लग रहा होगा। इस प्रेशर का क्या नाम है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। यानी ये जो बलून में आपने, यहां समझिएगा, इस बलून में आपने क्या फिलअप कर दिया है? हाइड्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस, कोई भी एक गैस आपने भर दिया है जो सबसे हल्की गैस है, ठीक है? वो क्या है? आपकी हल्की गैस है। तो इसको भरने के बाद क्या देख रहे हैं? इस बलून पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है ऊपर से। कौन लगा रहा है? जो हवाएं में जो भी गैस है, जो भी धूल कण है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यानी क्या काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायु दाब काम कर रहा है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इसके ऊपर काम कर रही है। अब इसके अंदर आपने कौन सा गैस फिलअप कर दिया? तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, जो सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है ना, सबसे हल्की गैस होती है। तो आपने इतना हल्का गैस फिल कर दिया ना मेरे भाई, जिसके कारण ये बलून क्या होगा? अब ऊपर जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है हल्की चीजें क्या होगी? वो ऊपर जाएगी। क्लियर है? अब क्या हुआ? ये बलून क्या हुआ? यहां पर था, ठीक है ना, जब आप पृथ्वी में आप यहाँ पे खड़े थे तो आपने इसको भर दिया। अब ये जैसे जैसे ये बलून ऊपर आया, ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलते हैं कि बलून अब आपका यहाँ पर आ चुका है। जस्ट एक एग्जाम्पल समझना आपको, और यही एग्जाम्पल में आपको पूरा कंसेप्ट, ये बलून यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा था, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा था, जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? यानी क्या है, मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। यानी कि ये जो बलून है, ये जब आपके धरती पे था, इस धरती पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 5 बार इसमें प्रेशर लग रहा है, ठीक है? और अंदर जो हल्की गैस आपने फिलअप कर दिया है, वो जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं 3 बार है। क्योंकि भाई आपने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बारे में पढ़ा है कि सबसे हल्की गैस है, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ लिया है हमारे क्लास से,
तो यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 5 बार है, तो ये हल्की गैस भरे होने के कारण ये बलून क्या हुआ, ऊपर आया। ऊपर आने के दौरान अब क्या हो रहा है कि अब आपको ये भी पता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये भी मैंने पढ़ाया। क्यों कम होता है, इसके पीछे का भाई P इक्वल्स टू बस इतना ही मैं कहूंगा रो GH का कंसेप्ट है। अब हाइट गहराई घट रही है, बाकी इससे ज्यादा हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग चैप्टर का ही भाई कंसेप्ट हो जाएगा। बस अभी आप इतना समझिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं तो वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अब ये जो आपका वायु दाब जो लग रहा था ना, देखिएगा ये जो वायु दाब लग रहा था, जो यहाँ पे धरती पे जब थे आपके तो 5 बार प्रेशर लग रहा था, अब ये घट करके हो गया है 1 बार। और इसके अंदर जो हल्की गैस भरी हुई थी वो कितना लगा रहा है प्रेशर, तो वो आपको लगा रहा है 3 बार। समझिएगा अब क्या होगा मेरे भाई, अब क्या होगा, यानी कि अंदर लग रहा है 3 बार प्रेशर, ठीक है, और बाहर कितना लग रहा है 1 बार। अब आप हमें बताइए, हमने आपको बताया है कि प्रेशर जो फ्लो करता है कैसे, हाई टू लो, यानी अब प्रेशर किधर फ्लो करना चाहेगा, हाई टू लो। यानी जो बलून है, समझिएगा ये जो बलून है, बलून के अंदर अब प्रेशर लग रहा है 3 बार, यानी कि अब ये प्रेशर हाई हो गया है। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार ही है, तो अब प्रेशर ये बाहर फ्लो करना चाहेगी, जिस कारण ये अधिक अंदर में प्रेशर लगने के कारण ये बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। समझ में आया, यानी कि हुआ क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया है। 3 बार तो यहां पर भी है भाई जब वो ऊपर गया है, और जब धरती में है तो भी 3 बार है, लेकिन धरती पे था तो फटा नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर से इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु का जो दाब लग रहा था 5 बार लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चला गया ये बैलून, ऊपर आने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। क्यों घटता है, इसका लॉजिक मैंने समझा रखा। तो घट जाने के कारण ये 1 बार हो गया है और अंदर 3 बार लग रहा है, तो प्रेशर कहां जाना चाहेगी, बाहर जाना चाहेगी, हाई टू लो फ्लो करेगी। हाई टू लो यानी कि यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो किधर जाना चाहेगी, 3 से 1 की तरफ जाना चाहेगा। हाई टू लो फ्लो करेगा, इधर भी जाना चाहेगा, इधर भी जाना चाहेगा, जिस कारण ये बलून फट जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, क्यों फट गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, वो घट जाता है। ना कि हाइड्रोजन गैस का भार बढ़ जाता है, ना हाइड्रोजन गैस का भार घट जाता है, ये सब चीजें नहीं होती है मेरे भाई। प्रैक्टिकली मैंने चीजें समझाया है और इसको एकदम बेसिक से उठाया कि हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट इसको समझ सके। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इसको हटा लेते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये बोला था कि हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा जो है ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था क्या कि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। ऊपर जाने पर क्या हाइड्रोजन गैस का भार बढ़ गया, हाइड्रोजन गैस तो उतना ही है भाई, हल्की गैस है। जहां धरती पे था तो 3 बार लग रहा था, ऊपर जाने पे भी 3 बार लग रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा भाई। क्लियर है, चलिए ये ऑप्शन नहीं है। अगला आपको ऑप्शन बोला गया है कि वायु दाब बढ़ जाता। भाई ऊपर जाने पे तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब घट जाता है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन, हाइड्रोजन का भार घट जाता। ऊपर जाने पर हाइड्रोजन का भार घट गया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये भी गलत है। वायु दाब घट जाता है, यस, ऊपर जाने पे क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से देखिए, इसको लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, अरे भाई आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो वो बलून फटा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझ में आया अब आपको। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कलर थ्योरी का क्वेश्चन है, पूरा कलर थ्योरी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा एक सवाल से ही। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट देने का कोशिश किया हूं कि यहाँ पे हाई टू लो का, गर्म और ठंडे का जितना भी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा आप यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो प्रेशर ऊपर जा रहा होता है कोई भी बॉडी, तो क्यों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, वो थोड़ा बचा हुआ, तो वो मैंने हालांकि अपने क्लास में दिया। भाई देखिए एक बार साइंस मेरे से पढ़ लीजिए आप, यकीन मानिए बच्चे की तरह मैंने पढ़ाया, एक स्टूडेंट की तरह मैंने पढ़ाया आपको, छात्र की तरह पढ़ाया भाई, ना कि एक शिक्षक बन के पढ़ाया, इसलिए। और एनसीईआरटी को पूरा खंगाल दिया, तो जरूर से आपको पढ़ना चाहिए हमारे साथ। बाकी इस सीरीज को फिर कंटिन्यू करेंगे ना, आपको साइंस में कहीं तकलीफ नहीं होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं, ये दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि विच कलर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन कलर, यानी कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आपको बताना है कि जब लाल, ठीक है ना, लाल कलर हो गया इधर से और हरा रंग, ठीक है, यानी कि हरा रंग जब आपस में मिलेगा तो इन दोनों के मिलने से कौन सा रंग बनेगा, हरा बनेगा, सफेद बनेगा, लाल बनेगा या नीला बनेगा। अब देखिए इसको रटने से क्या होगा, आप कितना रटिएगा, आपको यहाँ लाल हरा दिया है, आपको अगले क्वेश्चन में पीला दे देगा, या फिर आपको सियान कलर दे देगा, मेजेंटा दे देगा,
ब्लू कलर दे देगा, कोई भी कलर दे सकता है। तो इसको समझ लीजिए ना एक बार अच्छे से। आइए इसको समझ लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले देखिए आपको समझना होगा, इसको हम लोग ट्राइंगल से भी समझते हैं। तीन देखिए, एक होता है आपका प्राइमरी कलर। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी कलर। इसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे प्राथमिक रंग, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, तो RBG, ठीक है। क्या होता है, RB और G। R का मतलब क्या हो गया, रेड कलर, B का मतलब क्या हो गया, ब्लू कलर, और G का मतलब क्या हो गया, ग्रीन कलर। यानी कि आपको बोला जाएगा प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपको रेड की बात की जा रही है, ब्लू कलर की बात की जा रही है और ग्रीन कलर की बात की जा रही है। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, पहले ये बताइएगा। इसके बाद होता है एक सेकेंडरी कलर, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक रंग, ठीक है। द्वितीयक रंग हिंदी में कहेंगे सेकेंडरी कलर, ठीक है ना भाई। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर कौन कौन सा होता है इसको आपको समझना है। तो सेकेंडरी कलर होता है मेजेंटा, सियान और येलो, ठीक है ना। येलो, सियान और मेजेंटा, ये हो गया आपका येलो, ये हो गया आपका सियान और ये हो गया आपका मेजेंटा। चलिए क्लियर हो गया भाई। यानी अभी आपने समझ लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर क्या होता है। पहले तो आपको ये समझना है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर क्या होता है। अब देखिए इसको ट्राइंगल में हम लोग सजाते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को सजाएंगे। RBG आपका क्या है, देखिए यहां पे आपको R लिखना है यानी रेड, ये हो गया ब्लू और ये हो गया आपका ग्रीन, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बीच में गोला बना लेना ऐसे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लाइन एक खींच लेना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है और एक लाइन ऐसे खींच लेना है। क्लियर है भाई। और इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे और इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये कौन सा हो गया आपका प्राइमरी कलर हो गया, रेड, ब्लू और ग्रीन। क्लियर है। अब हम लोग डालेंगे सेकेंडरी कलर, यानी कि सेकेंडरी कलर कौन कौन है, येलो, सियान और मेजेंटा, ठीक है ना। तो मेजेंटा यहां पे आ जाएगा, M फॉर मेजेंटा, ये Y फॉर येलो और सियान यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेजेंटा, येलो, सियान, ये हो गया आपका मेजेंटा, ये हो गया येलो, ये हो गया सियान। और बीच में कौन सा कलर जाएगा, तो बीच में कलर जाएगा आपका व्हाइट, W फॉर व्हाइट। क्लियर है भाई मेरे से, यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं। अब एक आपने नाम सुना होगा संपूरक रंग के बारे में भी, आपने किताबें पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, तो आपको समझ में आया नहीं होगा ये आखिर होता क्या, मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं। देखिए सुनिएगा ध्यान से। संपूरक रंग यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री कलर। क्या होता है, जिन दो रंगों को मिलाने से जब व्हाइट रंग बनता है ना, उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री रंग या कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। यानी कि दो वो रंग जिसके मिलने से व्हाइट रंग का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं संपूरक रंग, यानी कि कंप्लीमेंट्री कलर, यानी कि कंप्लीमेंट्री रंग, यानी कि संपूरक रंग। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहां आपके पास क्या है, रेड कलर है, ठीक है ना मेरे भाई, ये आपका रेड कलर है और यहां पे आपका सियान कलर है, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर आपको व्हाइट कलर का फॉर्मेशन करना है तो आप रेड से, रेड कलर और जब सियान कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर का फॉर्मेशन होगा, व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। रेड कलर और सियान कलर का फॉर्मेशन, यानी मैं अभी बोला कि आपको रेड और सियान को मिलाने से कौन सा, ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, ये आपको यहां पे रेड है, ये आपका रेड हो गया और ये सियान, ये मिला तो बीच में कौन सा कलर बन रहा है, व्हाइट बन रहा है, यानी व्हाइट बन गया। तो अब मैंने क्या बोला संपूरक रंग के बारे में, कि वो कलर, ये वो कलर है जिनके मिलने से व्हाइट कलर का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि रेड कलर और सियान कलर के मिलने से व्हाइट मिल गया, यानी कि रेड और सियान क्या हो गया आपका संपूरक कलर हो गया। उसी प्रकार क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि अगर मैं ब्लू कलर को और मेजेंटा कलर को मिला दूं तो भी व्हाइट रंग बनेगा, यस सर बिल्कुल बनेगा। यानी कि ब्लू कलर और आपका मेजेंटा हो गया, ठीक है ना, ब्लू और मेजेंटा को मिलने से भी कौन सा, एक मिनट, एक चीज गलती हो गया मेरे भाई, यहाँ पे RGB मैंने यहाँ गलत मैंने पोजीशन डाल दिया, ये यहाँ पोजीशन नहीं आएगा, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। देखिए ये R है, ये आपका G होगा और ये आपका ब्लू होगा। अब यही मेरे माइंड में आ रहा था कि भाई ग्रीन और मेजेंटा होता है हमेशा ही, इसीलिए। चलिए कोई नहीं, ये देखिए करते करते चीजें याद हो जाती है तो कोई बात। देखिए यहाँ आपने ग्रीन कलर को और मेजेंटा कलर को मिलाया तो कौन सा कलर मिला, देखिए ग्रीन और मेजेंटा मिलने से व्हाइट कलर मिला, यानी कि ग्रीन और मेजेंटा को मिलने से भी आपका कौन सा कलर फॉर्मेशन हो गया, व्हाइट कलर। यानी कि ग्रीन और मेजेंटा भी क्या हो गया आपका, ग्रीन और मेजेंटा भी क्या हो जाएगा आपका संपूरक रंग हो जाएगा। ये सब आपका पूछने वाला सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूछा नहीं गया आपके अभी एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चन
लेकिन जितना पूछा जा सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा देखिए, अगर आप ब्लू कलर को और येलो कलर को मिलाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर ही मिलेगा, ठीक है ना। ब्लू और व्हाइट येलो मिलेगा, ब्लू और येलो मिले तो कौन सा कलर, तो व्हाइट। तो ब्लू प्लस येलो मिलने से भी कौन सा कलर, यानी कि व्हाइट। तो देखिए मैंने ये कहा कि व्हाइट कलर का जो रंग मिलने से फॉर्मेशन होगा उसको हम संपूरक रंग कहेंगे, यानी कि आपका रेड और सियान, ग्रीन और मेजेंटा और ब्लू और येलो मिलने से कौन सा कलर का फॉर्मेशन हुआ, व्हाइट कलर का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इसे आप क्या कर सकते हैं, संपूरक रंग कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब एक बात हमें यह बताइए कि ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं इसको आपको क्या, आप इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, प्राइमरी रंग। देखिए यहां मैंने बताया है रेड प्राइमरी है, ब्लू प्राइमरी है, ग्रीन प्राइमरी है। इसके बाद मैंने आपको बताया है येलो सेकेंडरी है, सियान सेकेंडरी है और मेजेंटा सेकेंडरी है। तो समझिएगा प्राइमरी कलर है ये, ठीक है ना, समझिएगा ये प्राइमरी कलर है। रेड कौन सा कलर है, प्राइमरी कलर है। और सियान कौन सा है, सेकेंडरी कलर है। यानी अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को भी मिलाएंगे तो कौन सा कलर का फॉर्मेशन होगा, व्हाइट कलर। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड, आपका जब आप पीसीएस लेवल में बैठेंगे ना, हवा नहीं लगेगा भाई ये सब क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये पढ़े नहीं, लेकिन आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा चीजों को आपने थोड़ा सा गहराई लेवल पे जाके एनालिसिस नहीं किया, इसीलिए। अब आइए ग्रीन कलर, तो ग्रीन भी क्या आपका प्राइमरी कलर है, देखिए यहाँ पे ग्रीन भी क्या आपका प्राइमरी कलर है। इसके बाद मेजेंटा क्या है, तो आपका सेकेंडरी कलर है। देखिए मेजेंटा आपका क्या है, सेकेंडरी कलर है। तो ये भी आपको क्या बना है, यानी कि हमें ये समझ में आ गया। चलिए एक और देख ले रहे, ब्लू कौन सा कलर है, प्राइमरी कलर है। येलो कौन सा, सेकेंडरी कलर है, देख लीजिए। ब्लू कौन सा है, प्राइमरी है, और येलो सेकेंडरी है। यानी आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग प्राइमरी रंग और सेकेंडरी रंग को जब मिलाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, व्हाइट कलर मिलता है। पहला केस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस हो गया। यहां मुझे आपको बताना है, मैं 3 केस बताऊंगा, ये तीनों केस से आपके सवाल बनेंगे। हमें यह समझ में आ गया सर, पहला केस में क्या समझ में आ गया कि अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाएंगे, अब हमको पता है प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर रेड ब्लू ग्रीन प्राइमरी है, सेकेंडरी मेजेंटा सियान और येलो है। अब आइए दूसरे केस में, ठीक है। अब दूसरा केस समझिएगा ध्यान से, क्या क्या है। जब आप रेड को और जब आप ब्लू को और जब ग्रीन को, ये तीनों, यानी कि तीनों कौन सा है, ये प्राइमरी कलर हो गया, ये भी क्या हो गया आपका प्राइमरी कलर हो गया, ये भी क्या हो गया प्राइमरी, यानी कि 3 प्राइमरी कलर को जब आप मिलाएंगे तो भी आपको कौन सा कलर प्राप्त होगा, व्हाइट कलर। अब कैसे बोल दिए सर, अरे भाई देखिए ना, मैं प्रूव करूंगा मैंने, और ये सब पूछा गया सवाल है, ऐसा ही मैं आपको नहीं बता रहा हूं। देखिए प्राइमरी कलर रेड कलर है, ये ब्लू भी प्राइमरी कलर है और ग्रीन भी प्राइमरी कलर है। मैंने कहा कि ये तीनों प्राइमरी कलर है, ठीक है। ये 1 डिग्री मैं लिख दिया हूं, ये प्राइमरी कलर है, ये प्राइमरी कलर है। तीनों अगर प्राइमरी कलर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, ये आपको पूछेगा एग्जाम में ऐसे, तो आप क्या जवाब देंगे, व्हाइट बनता। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कैसे आपने कह दिया सर, कैसे कह दिया भाई, प्रूव कर दूं मैं, कर दिया जाए प्रूव कि अगर रेड ब्लू और ग्रीन को अगर आप मिलाते हैं। चलिए इसको अभी हम प्रूव करेंगे, पहले यहाँ पे केस हम लोग लिख लेते हैं, चलते हैं, क्योंकि ज्यादा आप होश पोश ना हो जाए। यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या बन गया कि प्राइमरी कलर, यानी कि 1 डिग्री मैं लिख दे रहा हूं, प्राथमिक रंग, ठीक है ना, प्राथमिक रंग तीनों को मिलाने पर, तीनों को मिलाने पर कौन सा कलर प्राप्त होता है, व्हाइट कलर, व्हाइट रंग। यानी कि आप यहां पर अब इसको लिख लीजिएगा ऐसे, रेड ब्लू प्लस ग्रीन को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, तो व्हाइट कलर बनेगा, ठीक है। ये आपका एक हो गया सेकंड केस। तो पहला केस क्या था आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर मिलाने से व्हाइट बनता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ना कि व्हाइट कलर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये व्हाइट कलर का फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं भाई, आपको समझ में आया ना। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हाइट कलर का अगर आपको फॉर्मेशन करना है तो कितने तरीके से व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होगा ना, ये एग्जाम में पूछता है। तो पहला तरीका ये हो गया आपका कि एक तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिला करके आप व्हाइट कलर बनाएंगे, यहां मैंने दिखा दिया प्राइमरी और सेकेंडरी कलर कैसे बनेगा। उसके बाद मैंने ये कहा कि तीनों अगर प्राइमरी कलर को मिला देते हैं तो भी आपका व्हाइट रंग बन जाता है, ठीक है। ये कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन मिलाने से क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा, ठीक है। अब आइए तीसरे नंबर का केस क्या है, ठीक है। ये पहला केस था, दूसरा केस था, अब ये तीसरे केस। तीसरा केस में ये बोला गया है कि अगर आप तीनों सेकेंडरी कलर को भी मिला देते हैं तो भी आपका व्हाइट कलर बन जाता है। यानी मैं तीसरा लिख दे रहा हूं, इफ तीनों कलर, ठीक है ना, अगर तीनों सेकेंडरी कलर हो, ठीक है, अगर तीनों सेकेंडरी रंग को मिला दिया जाए, तीनों सेकेंडरी रंग को मिलाने पर भी कौन सा रंग बनेगा, तो व्हाइट रंग बनेगा। समझ में आया आपका। अब तीनों सेकेंडरी कलर कौन कौन है, येलो मेजेंटा और सियान को मिलाने पर क्या बनेगा, आपका व्हाइट कलर बनेगा। ये सब हम आपको प्रूव कर दे रहे हैं, अभी आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए
क्या बन गया भाई आपका येलो मैजेंटा और साइन को मिलाने से व्हाइट। पहले हमको ये बताइए कि अगर मुझे व्हाइट कलर का फॉर्मेशन करना है तो कैसे कैसे बना सकते हैं व्हाइट कलर। पहला, एक तो हम प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा व्हाइट। अच्छा, प्राइमरी कलर क्या क्या होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, और सेकेंडरी में क्या होता है, येलो, मैजेंटा और सियान। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा, हम तीनों प्राइमरी कलर को मिला देते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो भी हमारा क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। ये क्या आपका प्राइमरी कलर, ये भी प्राइमरी कलर और ये भी आपका प्राइमरी कलर। तीसरा क्या तरीका है कि अगर हम तीनों सेकेंडरी कलर को मिला देते हैं, येलो, मैजेंटा और सियान, तो भी आपका व्हाइट रंग बन जाएगा। ये आपका क्या है, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर। अब आइए देखिए, हम प्रूव कर दे रहे हैं आपको। भाई आपके मन में डाउट चल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है ना। देखिए येलो, अब हमें ये बताइए, इस त्रिभुज पे आइए। देखिए भाई, येलो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे येलो कलर दिख रहा, तो येलो कलर कैसे बनेगा, रेड और ग्रीन को मिलाने से आपका क्या बनेगा, येलो कलर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो बनेगा। मेजेंटा कैसे बनेगा, तो रेड और ब्लू मिलाने से आपका मेजेंटा बनेगा। सियान कैसे बनेगा, ये सियान, तो ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बनेगा, आपका सियान बनेगा। बनेगा, तो अब आइए एक एक करके लिखते हैं। येलो कैसे बनेगा, तो देखिए येलो कैसे बनेगा आपका, अगर आप येलो बनाना चाहते हैं तो रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका येलो मिल जाएगा। तो चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, येलो कैसे बना, रेड, रेड और आपने ग्रीन को मिला दिया, ठीक है, रेड और ग्रीन को आपने मिला दिया। इसके बाद ये प्लस वाला साइन यहां मैंने लिख दिया। अब आपको बनाना है मेजेंटा। मेजेंटा कैसे बनेगा, तो देखिए मेजेंटा अगर आपको बनाना है तो आपने रेड और ब्लू कलर को मिला दिया है, रेड और ब्लू कलर को मिला दिया, रेड प्लस ब्लू कलर को मिला दिया, ठीक है सर, ये प्लस मैं यहां लिख दिया। और अब आपको बनाना है सियान। सियान कैसे बनेगा, तो ग्रीन और ब्लू को मिलाने से। सियान कैसे बनेगा, तो ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बन जाएगा, आपका सियान बन जाएगा। चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, ग्रीन प्लस ब्लू को मिला देने से क्या बन जाएगा, सियान बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, आपको क्या फॉर्मेशन देगा, व्हाइट कलर, यही है ना जी, व्हाइट कलर देगा। अब देखिए कैसे देगा, देखिए ये रेड और ये रेड, ठीक है, चलिए मैं कलर ले रहा हूं रेड ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये रेड है और ये रेड है, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, रेड देगा। लाल लाल में मिलाइए तो क्या देगा, लाल देगा, बिल्कुल सर लाल ही देगा। अब आइए ग्रीन की बात कर लीजिए, ग्रीन और ये आपका ग्रीन, तो ये क्या आपको दे देगा, ग्रीन कलर दे देगा, ठीक है सर। इसके बाद अब क्या बचा, ब्लू कलर, ठीक है ना। तो ब्लू कलर की अगर आप बात कर ले तो यहां कहा ब्लू, ये हो गया आपका ब्लू और ये हो गया ब्लू, तो ये आपको क्या दे देगा, आपको ब्लू। अब बताइए रेड कौन सा है, प्राइमरी कलर है, ग्रीन कौन सा आपका प्राइमरी कलर है, ब्लू कौन सा है आपका प्राइमरी कलर है या नहीं। और मैंने आपको बताया है कि अगर तीन प्राइमरी कलर को मिला देते तो कौन सा कलर देगा, आपको व्हाइट कलर देगा। तो देखिए इन तीनों को मिला देने से क्या मिल गया, आपको व्हाइट मिल गया। तो ये प्रूव हो गया आपका व्हाइट कैसे आएगा, अगर आपने तीनों, अगर आपने सेकेंडरी कलर लिया तो समझ में आएगा। उसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए इसको अब हम मिटा लेते हैं, होप शो आपने समझ गया। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्या मैंने बोला। मैंने आपको बताया भाई प्राइमरी कलर के बारे में क्या क्या होता है। प्राइमरी कलर मैं मिटाते चल रहा हूं, प्राइमरी कलर क्या होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर, ये क्या हो गया, प्राइमरी कलर हो गया। सेकेंडरी कलर के बारे में पूछ लिया जाए तो येलो, मैजेंटा और सियान, ये सभी क्या होते हैं, येलो सेकेंडरी कलर होते हैं। ट्राइंगल में कैसे बैठाना, सबसे पहले रेड कलर बैठेगा, उसके बाद आपका ग्रीन कलर बैठेगा, उसके बाद ब्लू कलर बैठ गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया 1 डिग्री, मैं आपको कलर कर रहा, ये 1 डिग्री हो गया प्राथमिक रंग, और ये हो गया प्राथमिक रंग। सेकेंडरी हो गया मेजेंटा, येलो और सियान, बीच में सेकेंडरी कलर को बीच में बैठा देना, और नीचे जो बीच में जो फॉर्मेशन आएगा व्हाइट कलर का। अब हमें व्हाइट कलर कैसे, अच्छा कंप्लीमेंट्री कलर किसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं कि वह रंग जिसको मिलाने से हमें व्हाइट कलर मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री कलर। अब हमने आपको ये बताया कि व्हाइट कलर का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो पहले आपको ये समझ लेना है, क्या आपको समझ लेना है कि एक चीज आई, इसको पहले मैं मिटा ले रहा हूं ताकि आपको मैं ये फिर से एक बार समझा दूं, ठीक है। चलिए भाई ये मिट जा, ये मिट जा भाई। अब मैंने ये बताया कि अगर आप रेड कलर को और ग्रीन कलर को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, येलो कलर, ये बन जाता है, ठीक है सर। उसी प्रकार अगर आपने रेड कलर को और ब्लू कलर को मिला दिया तो आपका क्या बन गया, मेजेंटा बन गया, हाँ सर ये बन गया। अगर आपने ग्रीन कलर को ब्लू कलर को मिला दिया तो आपका क्या बन गया, सियान बन गया। क्लियर है ये बातें, यस सर ये भी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपने रेड कलर को और सियान कलर को मिला दिया तो क्या मिल गया, व्हाइट। उसी प्रकार ब्लू को और येलो को मिला दिया तो क्या मिल गया, व्हाइट। ग्रीन को और मेजेंटा को मिला दिया तो क्या मिल गया, व्हाइट, ठीक है। तो ये बातें यहां पर लिखी है, यानी कि हमने आपको ये बता दिया था कि अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाते तो कौन सा रंग देगा, व्हाइट। तो व्हाइट का हमने 3 कंडीशन आपको बताया। 3 कंडीशन क्या क्या बताया, सबसे पहला कंडीशन मैंने ये बताया कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो कौन सा कलर देता है, व्हाइट कलर देता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग पहला केस हटा लेते हैं। चलिए इसी प्रकार अब सेकेंड केस में हमने देखा कि अगर आप
तीनों प्राथमिक कलर को मिला देते हैं तो व्हाइट रंग मिल जाता है। हाँ जी ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर सेकंड में हमने देखा तीसरे केस में कि अगर हम 3 सेकेंडरी कलर को मिला देते हैं, ठीक है ना, तीनों अगर सेकेंडरी कलर को मिला देते हैं तो भी हमें प्राथमिक रंग मिल जाता है। ये मैंने प्रूव करके दिखाया कि कैसे व्हाइट कलर बनता है। तो ये आपका पूरा कलर थ्योरी का हमने कंसेप्ट आपको दे दिया भाई, ठीक है ना। इससे बाहर आपका कलर थ्योरी का क्वेश्चन अब नहीं जाएगा, मतलब आराम से आप बना पाइएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सेक्शन एमसीक्यू में पूरा साइंस ही आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि भाई जिस तरीके से पढ़ाया हूं उससे बेस्ट मैं आपका रिवीजन कराने में विश्वास रखूंगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया एक बार। अब देखिए क्वेश्चन को तोड़िएगा। विच कलर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग रेड और ग्रीन। भाई पहले मुझे ये बताइए, रेड और ग्रीन कौन सा कलर, ये तीनों ये आपका प्राइमरी कलर है, प्राथमिक कलर है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको ट्राइंगल में बनाइए। कहाँ पे आएगा, रेड यहाँ आ जाएगा, ग्रीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ब्लू। तो आपने रेड को ग्रीन के साथ मिला दिया, और यहाँ पे पहले बना लीजिए पूरा फिगर। ये व्हाइट हो गया, ये मेजेंटा हो गया, ये येलो हो गया, और ये सियान हो गया। तो रेड और ग्रीन को मिलाने पे क्या बनेगा आपका, येलो कलर बनेगा। तो भाई रेड और ग्रीन कलर को येलो बनेगा ना, येलो ऑप्शन में नहीं है भाई कहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया, इसको हम लोग एक कर ले रहे हैं ग्रीन, ये इसको हम लोग कर ले रहे हैं, सही कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऑप्शन में। चलिए यहाँ हम लोग डाल दे रहे हैं येलो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, येलो हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं, देखिए ऑप्शन भी गलत है तो भी हम लोग पकड़ लेंगे। रेड और ग्रीन कलर मिला, यानी कि रेड और ग्रीन कलर मिल गया तो क्या बन गया, येलो। और अगर आपको बोलता है रेड और ब्लू कलर मिलाने से क्या बनेगा, मेजेंटा। और अगर आपको बोलता है ग्रीन और ब्लू कलर को मिलाने से क्या बनेगा, तो सियान। या फिर आपको बोल दे, आपको ये बोल दे, क्या बोल दे कि रेड और, ठीक है ना, सियान को मिलाए तो क्या बनेगा आपका, व्हाइट कलर। उसी प्रकार आपको बोल दे ग्रीन और मेजेंटा को मिलाने तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर। उसी प्रकार ब्लू कलर और येलो कलर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर। तो ये तो ट्राइंगल से ही बना लेंगे। बाकी व्हाइट कलर का फॉर्मेशन करना, उसका 3 केस याद रखना, मैंने बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। अब आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं, बहुत मजेदार सवाल है ये भी, इसको भी हम लोग पूरे अच्छे तरह से तोड़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच डिवाइसेस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर, यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है। देखिए 2 क्वेश्चन आपको सेम इस टाइप पे बनता है। अब इसलिए मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं ना क्योंकि ये पूछा गया। देखिए एक तो आपको पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो एनर्जी है, ठीक है ना, ये कौन से डिवाइस में स्टोर की जाती है, और ये तो पहला टाइप हो गया सेम। सेकेंड टाइप में पूछा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जगह आपको लिख देगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है उसको कौन से डिवाइस में स्टोर किया जाता है। ये 2 तरीके के सवाल बनेंगे, तो इन दोनों को हम लोग यहां से उखाड़ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए भाई यहाँ पे पहले ऑप्शन को पढ़िए एक बार। ऑप्शन में बोला क्या गया है, चालक यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करेंगे, या कैपेसिटर में, या इंडक्टर में, या रजिस्टिविटी में। अब ये चारों ऑप्शन ही इतने इंपॉर्टेंट है कि चारों से सवाल बनते हैं। तो चलिए एक एक करके खंगालते हैं हम इससे। देखिए भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है ना। तो कैपेसिटर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्रकार से, और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले कैपेसिटर की यूनिट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, क्या होती है, तो वो आप बोलेंगे फैराडे होती है, ठीक है ना, या फैराड आया, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से। अब इसी कैपेसिटर के अंदर जो होता है आपका एनर्जी स्टोर होता है। इस कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना उसकी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। यानी ये कि यहाँ पे क्या है आपका चार्ज का स्टोरेज हो रहा होता है, यानी कि यहाँ पे चार्ज यानी आवेश यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, और यही आवेश क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफील्ड, यानी कि आपका क्या हिंदी में से कहेंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसकी जो एनर्जी होती है कहाँ स्टोर होती है, कैपेसिटर में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी कौन से डिवाइस में स्टोर की जाती है, तो क्या कहेंगे, कैपेसिटर इसका सही उत्तर। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, कैपेसिटर। अब आइए बात कर लेते हैं इंडक्टर की। तो सबसे पहले तो इंडक्टर का सिंबल आप पहले जानिए कि सिंबल कैसे होता है इंडक्टर का। ये जो आप देख रहे होंगे ये आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है। अब इस इंडक्टर की सबसे पहले यहां से मान लेते हैं कि हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, यहां से कंडक्टर में आपका इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका मैं इस कलर यहां से ले रहा हूं, इस प्रकार से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अब तो एक चीज ये याद रखिए कि इंडक्टर में आपको पूछेगा इसका एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखना इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही इसने क्या हुआ आपका करंट फ्लो करेगा ना,
तो इसी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाती है, जनरेट हो जाती है। यानी अगर मैं इसको दिखाऊं तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी इसके चार, इस रॉड या फिर इस कॉइल के जैसे इसमें आपका करंट फ्लो हुआ, ये आई करंट फ्लो हुआ है, तो इसके चारों तरफ यानी कि अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गई, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है ये स्टोर किस में होती है, तो इसी इंडक्टर में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहां, तो आप उसका सही जवाब क्या देंगे, इंडक्टर। इंडक्टर की ऐसा यूनिट क्या कहेंगे, हेनरी। और ये आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया। कैपेसिटर की ऐसा यूनिट फैराडे। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, क्लियर है। देखिए एक तो आप याद रखिएगा, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से समझाया भाई। अगर करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो होने के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता। देखिए इसका जीता जागता उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं कि आपको कहा जाता ना कि जहां जिस मतलब कि जो करंट तार जो फ्लो कर रहा होता है ना उसको नहीं छूना चाहिए। छूने के कारण क्या होता है, आप इसके और खींचे चले जाते हैं, या आपको अब बोलते हैं ना हम लोग देसी भाषा या घर में बोल जाएगी भाई करंट का तार खींच लिया आपको। अरे आपको कैसे खींच लेगा, क्यों, क्योंकि इससे तो करंट फ्लो कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ ना, करंट फ्लो करने के साथ इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है इसके चारों, यानी कि इतने डिस्टेंस तक यानी कि इसके आसपास अगर आप आ गए तो ये आपको अपने लपेटे में ले लेंगे। क्योंकि हमारे बॉडी में होता है आयरन, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो अब भाई इसको क्या करेगा, आयरन प्रेजेंट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट आयरन की ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसको अपनी ओर खींच लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया हुआ। अब चलती ट्रेन का कंसेप्ट मैंने दिया। देखिए ये सब डेली लाइफ है, साइंस है भाई। चलती ट्रेन के पास अगर आप रहेंगे तो वो आपको और खींच लेगा, क्यों, उसका कंसेप्ट अलग है, तो वो सब मैंने बता रखा। खैर अब आइए, अब चालक कंडक्टर के बारे जान लेते हैं। देखिए कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं हम लोग चालक, ठीक है। विद्युत धारक का सुचालक जो है इसका, अब देखिए अब मान लेते हैं ये कोई एक कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, हर कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होती है। अब रेजिस्टेंस एक बहुत ये कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने करवाया लेकिन बहुत थोड़ा सा मैं निकलूंगा यहाँ पे। कंडक्टर की यहाँ बात करनी है हमें क्योंकि ऑप्शन में है। तो कंडक्टर सबसे पहले आपको क्या बताया, विद्युत धारा का सुचालक होता है। पहली बात तो ये कि इससे आराम से करंट फ्लो कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, दूर दूर होता है, ये सब चीजें आपको याद होगा मेरे क्लास में। इसके साथ साथ अब अलग अलग जितनी भी मटेरियल होगी, अब मान लेते हैं कॉपर का मटेरियल है तो इसका आर का वैल्यू अलग होगा। तो अब आर क्या, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रोकना प्रतिरोध करना, ठीक है ना। किसको प्रतिरोध करना, करंट को अपोज करना। तो हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू अलग है, तो हर रेजिस्टेंस वैल्यू अलग होने के कारण हर मटेरियल से करंट अलग अलग फ्लो करेगा। कॉपर वायर से जो करंट फ्लो कर सकता है वो शायद उतना करंट एल्यूमिनियम से फ्लो ना कर पाए, समझ रहे ना। तो उसके रेजिस्टेंस के कारण, अब रेजिस्टिविटी भी हर पदार्थ की अपनी अपनी फिक्स होती है। बाकी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर का डिपेंडेंसी, ये सब एग्जाम में पूछता है। अब वो ये सब अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे, हालांकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है इसकी जो एनर्जी है वो स्टोर कौन से डिवाइस में होती है, तो कैपेसिटर में होती है। चीजें क्लियर है मेरे भाई। अब आइए, बड़ा सिंपल सा सवाल, और इतना पूछा गया सवाल ये है और इतने स्टूडेंट्स इसको गलती करते हैं ना जाने क्यों। बस बेसिक सा चीज है, बेसिक क्लियर नहीं है इसलिए क्योंकि आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, अ केजी वाट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। कितना इजी सवाल है, एक केजी वाट किसके समतुल्य है। भाई इसको लिखिए ना पहले आराम से, क्या लिखा हुआ पहले इसको लिखिए अच्छे से। लिखा है केजी वाट, मैंने बोलता है केजी वेट है ये, ठीक है ना। वेट का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, ये है आपका वेट, WEIGHT। वेट का मतलब होता है भार, और यही भार को आप क्या बोलते हैं, ये क्या आपका एक बल है, एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। समझ में आ गया, न्यूटन है, यानी ये क्या हो गया आपका एक प्रकार से न्यूटन हो गया। तो याद रखिएगा, एक केजी जो वेट होता है ना, एक केजी जो वेट होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। समझ में आया, कितने होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो एकदम इसको याद कर लीजिएगा कंठस्थ करके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है ये आपका। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा, आराम से देखिएगा भाई। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस मैनेज हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग में, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ऑप्शन तो अलग बात हो जाएगी हमारे लिए। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट चैप्टर का ये क्वेश्चन आपका बोला गया, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे, ठीक है ना, ऑफ अ रे, द एंगल, वो अगर रे क्या कर दिया गया है, इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑफ अ रे इंक्रीज कर दिया गया, द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म,
जैसे ही किसी किरण का आपतन कोण बढ़ता है, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पादित विचलन का कोण क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये होगा। और उसके बाद डी जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका यहां से स्टार्ट, फर्स्ट डिक्रीज मिनिमम देन इंक्रीज, ये ऑप्शन डी। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया। आप क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं, इंसिडेंट एंगल वगैरह ये सब क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको समझाने की। चलिए भाई, सबसे पहले मैंने ये ले लिया प्रिज्म, यहां से मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई है, यानी कि व्हाइट कलर जो होता है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मैंने पास कराया। अब प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे प्रिज्म से पास करेगा तो लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, प्रिज्म का ये क्या है, आपका बेस है। तो कोई भी लाइट प्रिज्म से पास करेगी तो उसे अपनी क्या करती है, बेस की तरफ मोड़ती है। इस तरह से बेस यहां से लाइट, ये अपना जो पाथ है ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये जो देख रहे हैं ये इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन यहां से डिविएट कर गया। अब इसके बाद फिर से यहां से जब लाइट निकलेगी, ये आपका जो लाइट निकल रही है प्रिज्म से बाहर, तो इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन फिर क्या, प्रिज्म से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से ये क्या हो जाएगा, डिविएट करेगा, बेस की तरफ ऐसे निकलेगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर आ रहा है। ये सब अब बहुत डिटेल हो जाएगा। डेंसर टू रेयरर आ जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, या नॉर्मल से दूर भागेगा तो नॉर्मल से दूर भागता है भाई, ये सब चीजें क्लियर है। तो देखिए अब इसका डेविएशन पहले देखिए, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका कि जैसे ही किसी किरण का आपतन कोण बढ़ता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ इंक्रीज, अब इंक्रीज करना, ये आपका आई हो गया। अब मैं ये देखिए इंसिडेंट रे एंगल को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। देखिएगा कैसे इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैंने लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया, देखिए अब ये देखिए आपतन कोण क्या बढ़ा या नहीं बढ़ा। देखिए यहाँ का जो I1 है ये आपका ये I2 हो गया। तो आप हमें ये बताइए I1 ग्रेटर देन I2 है या I2 ग्रेटर देन I1 है। तो आप बोलेंगे सर I2, यानी कि इंसिडेंट एंगल ये बढ़ा। तो अब इसका लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टी प्रिज्म के कारण इसको क्या करेगा, बेस टुवर्ड्स द बेस मुड़ेगा। अब इसको फिर ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा और बाहर भागेगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम में चला गया। अब देखिएगा भाई यहां से डेविएशन देखिए, यानी कि जो ये पाथ का डेविएशन, ये आपको डेविएशन को डेल्टा से दिखाया जाता है, ये डेल्टा 1 है। और ये डेविएशन देखिए, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ठीक है ना, लाइट को ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन डेविएशन यहाँ पे कितना हुआ, तो देखिए ये आपका डेविएशन है डेल्टा 2। अब देखिए ये डेविएशन का एंगल और ये डेविएशन का एंगल कौन ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा 1 ज्यादा है, डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2। यानी कि क्या आपने ये देखा कि अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया है आपने, तो डेविएशन कम गया है, डेविएशन कम गया है, ठीक है ना, डेविएशन कम गया है, ठीक है, डेविएशन कम गया। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, इसके लिए एक ग्राफ आपको और पढ़ना पड़ता है, डेविएशन और इंसिडेंट एंगल का, ठीक है। अब आइए ये ग्राफ को मैं पढ़ाता हूं आपको। चलिए यहां आपका डेविएशन हो गया और ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है भाई। ये आपका इंसिडेंट एंगल बताएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका वर्टिकल लाइन डेविएशन को बताएगा। ग्राफ मैं बना दे रहा हूं इस प्रकार से। चलिए ये हो गया आपका ग्राफ। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये मिनिमम हो गया, यानी ये डेल्टा मिनिमम है इस एंगल पे, यानी ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बता रहा है ये आपका डेल्टा मिनिमम, डेल्टा एम, ठीक है। ये आपका डेल्टा एम है, ये ला पॉइंट, यानी डेल्टा एम मतलब समझ रहे हैं ना, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। अब क्या हो रहा है देखिएगा, इधर से ऐसे ऐसे आप नीचे आ रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होने से आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल I1 था, और जब I2 मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, डेविएशन क्या हो गया, देखिए डेविएशन घट गया। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में यस, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा, देखिए इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है ना, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल मान लेते 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा तो डेविएशन देखिए घट गया इस पॉइंट में, यानी कि एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल में ये मिनिमम हो गया। यानी पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ आपका मिनिमम हुआ, एंड देन फिर सर्टेन एक इंसिडेंट एंगल के बाद आप जो देख रहे हैं जैसे जैसे सर्टेन इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, तो अब आपकी जो ये डेविएशन है ये भी इंक्रीज होते चल रही है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला, डिक्रीज हुआ इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करने पे, फिर मिनिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है डेविएशन, यानी एकदम मिनिमम जो होगा कुछ एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल पे, और उसके बाद से जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होगा आपका, तो आपका डेविएशन फिर वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि अगर आप इंसिडेंट एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे अगर आपने इंक्रीज कर दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई अच्छे से, कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इंक्रीज, यानी कि आपने अगर एंगल को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो डेविएशन पे क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमम होगा,
और फिर आपका इंक्रीज करेगा। यही मैंने आपको दिखाया इस ग्राफ में। देखिए पहले क्या हुआ, आपका डिक्रीज किया, फिर मिनिमम हुआ और फिर आपका इंक्रीज कर गया। देखिए इंसिडेंट रेट तो बढ़ते चला जा रहा है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट डिक्रीज मिनिमम देन इंक्रीज। ठीक है, ये इसका सही होगा ऑप्शन डी। बाकी इसको थोड़ा सा करेक्शन ऑप्शन में करना होगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए आज का 5 क्वेश्चन में मैंने बहुत चीजें समझाने की कोशिश किया। ये आपके लिए होमवर्क है और इसके बाद आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये डे 1 है तो भाई आज पहला क्लास में आपका भी रिस्पॉन्स देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है। तो आपके तरफ से भी क्या सपोर्ट मिलता है ये भी मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू तब होती है जब दोनों तरफ से सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। और देखिए एमसीक्यू लगाने का मतलब भी यही होता है कि वो चैप्टर पे आपका कमांड होना चाहिए, वो चैप्टर आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।